Hello everyone, welcome to the channel and this is part 2 class of lesson first. Let's start our class। और इस क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चैनल्स। इससे पहले लेसन फर्स्ट में जितने भी टॉपिक है सभी को पार्ट 1 की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, तो इस क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल चैनल्स मीन्स औपचारिक चैनल। जो हमारे कम्युनिकेशन होते हैं उसमें दो टाइप्स के चैनल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल चैनल्स और सेकंड होता है इनफॉर्मल या फिर हिंदी में जिसे हम अनौपचारिक चैनल कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मल चैनल्स किसे कहा जाता है। फॉर्मल चैनल्स इन्वॉल्व ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स। जो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं जिसे हम औपचारिक संचार कहते हैं, इसे हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन मानते हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर औपचारिक चैनल के अंदर जितने भी कामकाज किए जाते हैं, जिस भी तरीके से संचार का जो प्रोसेस चलता है उसे हम औपचारिक मानते हैं, उसे हम लीगल तरीके से मानते हैं, जो कि मेनली हमारे वर्क प्लेस पे किए जाते हैं। जैसे कि मान लो हम अपने वर्क प्लेस में जब हम काम करते हैं और हमें किसी के साथ में किसी भी चीज़ को डिस्कस करना है, शेयर करना है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो हम वहाँ पर आप देखोगे कि हम रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं, मैसेज को पहुँचाने के लिए हम ईमेल्स का यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंटेशन के थ्रू बताते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं और वहाँ पर आपस में बातचीत करते हैं। ये जो तरीका होता है जहाँ पर बातचीत को मतलब कि संचार को इन सभी के थ्रू किया जाता है उसे कहते हैं फॉर्मल चैनल्स। तो फॉर्मल चैनल्स का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल चैनल्स का मतलब हुआ कि एक ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस जहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो बहुत ही ज़्यादा औपचारिक तरीके से चलते हैं, जहाँ पर हम ईमेल्स हो गया, लेटर्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, मीटिंग्स हो गया, इनके थ्रू अपने संचार को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि फॉर्मल चैनल्स फॉलो प्रिस्क्राइब्ड चैनल एंड प्रोटोकॉल्स। मतलब कि जो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, यहाँ पर जो चैनल्स होते हैं वो पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, मतलब कि निर्धारित होते हैं, और उनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। देखो, एक वर्ड होता है प्रिस्क्राइब्ड और एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब्ड। दोनों में डिफरेंस होता है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। जैसे कि मान लो कोई एक पेशेंट है जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उनको उस कंडीशन में जिस भी चीज़ों पर रोक लगाते हैं कि आपको शुगर हो रखा है तो आप इन सारी चीज़ों को नहीं खाओगे, आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, मतलब जो चीज़ आपको नहीं खाना है उसको बोलते हैं कि प्रोस्क्राइब्ड। मतलब कि डॉक्टर ने उस चीज़ को प्रोस्क्राइब कर दिया, रोक दिया। और प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो डॉक्टर ने खाने के लिए कहा है। जैसे कि शुगर के पेशेंट को डॉक्टर जो जो चीज़ें खाने के लिए कहेंगे कि आपको शुगर है तो आप ये सारी चीज़ें खाना, तो जिन चीज़ों को खाने के लिए कहा जाता है वो होता है एक तरीके से प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें जिसको डॉक्टर ने हाँ बोला है खाने के लिए, और एक चीज़ होता है प्रोस्क्राइब्ड, मतलब कि जो डॉक्टर ने मना किया है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो फॉर्मल चैनल में क्या होता है, जो उनके चैनल्स होते हैं पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, पहले से ही डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। आई होप इससे बेटर तरीके से आप नहीं समझ सकते हो। देन इसके बाद में कहा गया है कि जो फॉर्मल चैनल्स होते हैं यहाँ पे क्लियरली मार्क कर दिए जाते हैं कि आपके पास में कौन कौन से अथॉरिटी है, मतलब कौन कौन से आपके पास में अधिकार है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके काम के दायित्व के प्रति। ये सारी चीज़ें भी जो है हमारे फॉर्मल चैनल के अंदर साफ तरीके से बता दिया जाता है। इट मेक्स ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ईजी एज इट डिवाइड इट इनटू फंक्शनल यूनिट। इसी के साथ में जो हमारी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है यहाँ पे संचार को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया जाता है। ईजी बनता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी हमारे फंक्शनल यूनिट होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। सारी चीज़ों का भी हमें जाना कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब रहते हैं, मतलब सारी चीज़ों को पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। तो इससे ये बेनिफिट मिल जाता है कि संस्था के अंदर जितने भी कामकाज है उसका जो ऑपरेशनिंग का काम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि चीज़ों को वहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, साथ ही ये जो स्ट्रक्चर होता है कम्युनिकेशन का, ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, और फॉर्मल चैनल जो है इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप समझोगे कि यहाँ पर कामकाज को कैसे किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है गेट्स वर्क डन थ्रू इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। मतलब कि यहाँ पर जो वर्क डन किए जाते हैं, मतलब जो काम किया जाता है वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू या फिर ऑर्डर्स के थ्रू करवाया जाता है। पहले से ही मान लो किसी को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको ये सारे काम करना है, या फिर ऑर्डर दे दिया कि आपको यही काम करना है, ऐसे ही करना है। इस तरीके से चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बहुत ही ज़्यादा ये प्रमाणिक होते हैं। मतलब कि यहाँ पे इस लेवल पे जो फॉर्मल चैनल के अंदर जो कामकाज किया जाता है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सही होते हैं, बिल्कुल ट्रू होता है हमेशा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पहले से ही, अपने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं उनको पहले से उनको अच्छे तरीके से पता रहता है, जिससे वो अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से
पूरा का पूरा पालन करते हैं। तो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। हमने जस्ट यहाँ पे फॉर्मल चैनल के बारे में जाना कि फॉर्मल चैनल होता क्या है, इसके मीनिंग को समझा, फॉर्मल चैनल में काम कैसे किए जाते हैं। फॉर्मल चैनल में काम ऐसे किए जाते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन जो है, जो हमारी संचार है या फिर जो हमारी बातचीत है, उसको हम अपने ईमेल्स, लेटर, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स के थ्रू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो चैनल है वो माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले से प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। सब कुछ एक बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में, मतलब कि बिल्कुल सही दिशा में चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन हो गया, ऑर्डर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जाता है। और जिस तरीके से डिसाइड किया जाता है, काम को सेम उसी तरीके से किया जाता है। इस वजह से जितने भी वर्क प्लेस होते हैं, जितने भी कामकाज होते हैं, सभी जगह पर फॉर्मल चैनल्स को यूज़ में लाया जाता है। अब समझते हैं कि इनफॉर्मल चैनल किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले सबसे मेन जो डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्री डिफाइंड चैनल और प्रोटोकॉल्स। मतलब कि जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसे हम हिंदी में अनौपचारिक संचार कहते हैं, यहाँ पर ना तो कोई प्री डिफाइंड चैनल होता है, ना ही यहाँ पर कोई भी प्रोटोकॉल्स को पहले से ही डिसाइड किया जाता है। तो फिर ये होता क्या है, देखो, इनफॉर्मल चैनल जो होते हैं या फिर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वो फॉर्मल के जस्ट ऑपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट दिशा में चलती है। और ये जो चैनल होता है इसको ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। ग्रेप वाइन इसलिए कहा जाता है जैसे कि जो कि अंगूर का जो एक लच्छा होता है, एक बेल सी जो रहती है, जिसमें बहुत सारे इस तरीके से ग्रेप्स लगे रहते हैं, जहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं रहता, कोई भी ग्रेप्स कहीं पे भी लगे रहते हैं। तो सेम ऐसे ही इनफॉर्मल चैनल के अंदर जो बातचीत करी जाती है, जो संचार किया जाता है, वहाँ पर कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, कोई भी किसी से भी जाके बातचीत को कर सकता है। इसको डीपली समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट इज़ ओरल नॉन स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पर क्या होता है, एक तो बातचीत को ओरल तरीके से किया जाता है, यहाँ पर पहले से ही प्री डिफाइंड चीज़ों को नहीं किया जाता है। फॉर्मल चैनल के अंदर जैसे हमने पढ़ा कि सारी चीज़ों को प्रिस्क्राइब किया जाता है, पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलता है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जस्ट ऑपोजिट चलता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता है। इस वजह से इसको ग्रेप वाइन का नाम दिया जाता है। साथ ही समझते हैं हम और डीपली पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। इट इज़ ओरल, फ्लेक्सिबल, मल्टी डायरेक्शनल एंड कैन रीच अ रेंज ऑफ एम्प्लॉय इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है मेनली जो है ओरल चलता है। ओरल का मतलब है कि यहाँ पर बातचीत को सीधा बोला जाता है, ये नहीं कि वहाँ पर हम लेटर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, मीटिंग करेंगे, प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जो भी बातचीत है, जो भी हमारी संचार है, उसको हम डायरेक्टली जिससे कहना चाहते हैं वहाँ जाके कह सकते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय है जो कि सबसे निचले स्तर पे काम कर रहा है और एक ऐसा पर्सन है जो कि टॉप लेवल पे वर्क कर रहा है। अब जो काम कर रहा है, मान लो जो एम्प्लॉय है, उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन देना है, कोई भी बातचीत करनी है, तो अगर हम फॉर्मल की बात करें तो वहाँ पर उसको पहले मैनेजर्स के पास जाना पड़ेगा। बट इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली टॉप लेवल के जो पर्सन होते हैं उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। तो एक तरीके से तो ये ओरल हो जाता है। फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको इसी के पास जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थर्ड है यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब है कि यहाँ पर जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन का भी एक प्रोसेस होता है कि कौन पर्सन किससे जाके बातचीत कहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। यहाँ पर देखो, मान लो ये सारे के सारे पर्सन है, यहाँ पे ए पर्सन है, यहाँ पे बी, सी, डी, ई। इस तरीके से एक संस्था के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, मान लो जो ये पर्सन ए है, इसके पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो कि वो किसी को बताना चाहता है। फॉर्मल में तो एक सीक्वेंस होता है कि ए जो है सिर्फ बी से ही बातचीत कर सकता है या फिर सिर्फ ई से ही बातचीत कर सकता है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। मान लो ए जो है वो अपनी बातचीत को सी को बताना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि पहले उसको अपनी बात को बी को बोले या फिर ई को बोले। ये क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे सी को जाके बता सकता है। तो इनफॉर्मल में ये डिफरेंस हो जाता है, जहाँ पर वो जिससे भी बताना चाहता है डायरेक्टली बता सकता है। मल्टी डायरेक्शनल होता है, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी पैटर्न, कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे पहले से ही फिक्स नहीं होता है। यहाँ से क्या बेनिफिट हो जाता है कि एम्प्लॉय जो है शॉर्ट टाइम में किसी के पास में भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है कि इंपॉर्टेंट फीडबैक जो हो गया या फिर जो हमारे व्यू पॉइंट है यहाँ से जनरेट होते हैं। साथ ही यहाँ पर इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना ईजी होता है सब कुछ कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है वो मेंटली तरीके से पहले से प्रिपेयर रहते हैं हर एक काम के लिए। इसके बाद में लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो अपनी स्थिति को फैलाने के लिए एक सुरक्षा, जो उनकी एक सेफली वाला जो वर्क है वो यहाँ पर काम करता है। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है मेनली कि फॉर्मल चैनल में सब कुछ डिफाइंड रहेगा, जैसा फिक्स कर रखा है बिल्कुल उसी तरीके से किया जाएगा। एक सीक्वेंस रहेगा हर एक कम्युनिकेशन का, जहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको किससे जाके बोलना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है, आपके जो अधिकार है वो किसने दिया है, आप अपने काम के लिए किसके पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। हर एक चीज़ पहले से डिफाइंड होता है। बट इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है, जहां पर आप अपनी बातचीत को कैसे भी कर सकते हो, ओरल कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है, हर एक तरीके से यहाँ पर छूट रहती है। दोनों के बीच में यही मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेप वाइन चैन।
द ग्रेपवाइन चैन फ्रॉम द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कोई भी जो संगठन है, कोई भी जो संस्था है, यहाँ पर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पाए जाते हैं, वहाँ पर नेटवर्क के रूप में काम करते हैं, उसे ही कहा जाता है ग्रेपवाइन चैन। तो ग्रेपवाइन चैन के अंदर बहुत सारे चैन पाए जाते हैं, सभी के अलग अलग मीनिंग है, उन्हीं को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिंगल चैन स्ट्रैंड होता क्या है। सिंगल चैन स्ट्रैंड इज़ द लिस्ट कॉम्प्लिकेटेड। जो हमारा सिंगल चैन स्ट्रैंड है, ये सबसे कम जटिल होता है, मतलब कि बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाता है। कैसे पहुँचाया जाता है, इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो कोई भी जो मैसेज है उसको पहुँचाना है एक दूसरे लोगों के साथ में, मतलब कि वर्क प्लेस पे जितने भी आदमी काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन को कैसे पहुँचाया जाता है, कैसे शेयर किया जाता है, उसको यहाँ पे समझेंगे। मेनली आप यही समझो कि ग्रेपवाइन चैन जो है एक नेटवर्क है जहाँ पर कम्युनिकेशन को कैसे कैसे किस तरीके से, कितने टाइप से, कितने अलग अलग तरीके से पहुँचाया जाता है, उन्हीं को यहाँ पर समझेंगे। तो सिंगल चैन स्ट्रैंड में होता क्या है, मान लो एक के पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो कि वो दूसरों के साथ में शेयर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, है तो इनफॉर्मली, तो वहाँ पर क्या है, वैसे तो डायरेक्टली किसी को भी बता सकता है, लेकिन ग्रेपवाइन चैन के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। तो पहले हम सिंगल चैन स्ट्रैंड के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, मान लो कि ए के पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, उसे वो डी तक पहुँचाना चाहता है। अब वो क्या करेगा, डायरेक्टली इस डी के पास नहीं आएगा, वो क्या करेगा, अपने मैसेज को पहले बी को बता देगा, बी क्या करेगा, उस मैसेज को सी को बता देगा, और सी क्या करेगा, उसी मैसेज को यहाँ पर डी तक पहुँचा दिया जाएगा। इस तरीके से जो मैसेज है वो ए से लेकर डी तक पहुँच जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली ए जो है डी के पास नहीं आएगा, यहाँ पर वन बाय वन इस तरीके से वर्क करते हैं। ये होता है हमारा सिंगल चैन स्ट्रैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वन बाय वन चलते हैं। अब ABCD तो मैंने आपको लिख के बता दिया। अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो कैसे होता है, देखो, मान लो जो सबसे नीचे, जो निचले स्तर पर जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको कोई मैसेज पहुँचाना है टॉप लेवल तक, तो वो क्या करेंगे, टॉप लेवल के जो भी मैनेजर है या फिर जो भी ओनर है, उनको जाके नहीं बताएंगे। वो क्या करेंगे, पहले अपने मैनेजर को बताएंगे, फिर उनके जो मैनेजर होंगे वो मिडिल लेवल के किसी मैनेजर को बताएंगे, फिर मिडिल लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर को बताएंगे। इस तरीके से जो मैसेज है वो वन बाय वन चलते हैं कि सब अपने से ऊपर जो उनके पोस्ट रहते हैं उस वाले पर्सन के पास में जाके मैसेज को पहुंचाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में सेकंड समझते हैं कि गॉसिप चैन क्या होता है। इन द गॉसिप चैन द सेंडर में सेलेक्ट द रिसीवर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड मैसेज कुड बी मोर ऑफ पर्सनल नेचर। यहाँ पर क्या होता है, देखो, गॉसिप चैन के अंदर यहाँ पर मैसेज जो है थोड़ा सा यहाँ पर पर्सनल नेचर का होता है, जहाँ पर जो सेंडर है वो खुद से डिसाइड करता है कि मुझे ये बात किसको बतानी है, या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो डाटा है, ये मैं किससे जाके बोलूँ, ये जो है सेंडर खुद से ही डिसाइड करता है। क्योंकि यहाँ पर जो है विश्वास वाली चीज़ें हैं, उसको जिसके ऊपर ट्रस्ट होगा उसी के साथ में वो मैसेज को पहुँचाएगा। जैसे कि मान लो ए के पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है संस्था के अंदर, ABCD करके बहुत सारे पर्सन है। अब ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो सी है इस पर ट्रस्ट करता है, मान लो इसका फ्रेंड हो सकता है, सिर्फ उसको सी पे भरोसा है और किसी पे भरोसा नहीं है, तो वो मैसेज को क्या करेगा, बी को नहीं बताएगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, सी के पास जाके मैसेज को पहुंचा दिया जाएगा। ये होता है गॉसिप चैन, जिसको जिस पे ट्रस्ट होगा, जिस पे भरोसा होगा, उसी के पास जाके वो मैसेज को पहुंचाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चैन। यहाँ पर क्या होता है, इस वाले चैन में कैसे मैसेज को पहुँचाया जाता है। मान लो कोई भी जो पर्सन है ए, इसको कोई भी मैसेज है, इसके पास में कोई भी एक बात है, एक नॉर्मल सी बात है, जनरल इंटरेस्ट वाली बात है, जो कि ना तो पर्सनल वाली जैसी बात है, ना तो कोई इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो इसके ये कुछ भी बात को शेयर करना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं कि इसको जिसके ऊपर भरोसा होगा उसी को जाके बोलेगा, या फिर जो इसके ऊपर वाला पर्सन होगा, मतलब किससे जो बड़ी पोस्ट में होगा उसी को जाके बोलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, एक नॉर्मल सी बात होती है जो कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को भी रैंडमली जाके बोल सकता है। मान लो कि ए जो है, ए के पास में कोई भी एक नॉर्मल सा एक छोटी सी बात है, मान लो कि एक ऐसी बात है, मान लो ए बताना चाहता है कि मंडे को जो है ऑफिस में ऑफ रहेगा, मतलब कि मंडे को ऑफिस में छुट्टी रहेगी। इस तरीके से कोई भी एक नॉर्मल बात हो सकती है। तो ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी नहीं है और इतना ज़्यादा पर्सनल भी नहीं है कि वो किसी एक कोई जाके बोले या किसी ऐसे पर्सन के पास जाके बोले जिसके ऊपर उसको भरोसा है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है मंडे आएगा तो ऑफिस की छुट्टी तो होनी ही होनी है। तो ए क्या करेगा, मान लो ए को सबसे पहले पता चल गया, ए का मन करेगा जिससे भी जाके, वो ए चाहे तो बी को भी बोल सकता है, ए चाहे तो सी को भी बोल सकता है, ए का मन करेगा तो वो एफ के पास भी जा सके बोल सकता है, ई के पास भी और डी के पास भी। इस तरीके से जनरल इंटरेस्ट वाली बात है, जिससे मन करेगा उससे जाके वो बोल देगा। रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है कि रिसीवर किसको बनाना है, मतलब कि जो सेंडर होता है वो खुद से ही डिसाइड कर ले मुझे किसको जाके बताना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि वो सोच समझ के बात करे। तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी चैन, जहाँ पर मैसेज को, कम्युनिकेशन को इस तरीके से पहुँचाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर चैन। क्लस्टर चैन में कैसे मैसेज को पहुँचाया जाता है।
क्लस्टर चैन में क्या होता है कि जो मैसेज है इज यूज्ड फॉर अ वाइडर स्प्रेड ऑफ मैसेज बट द सेंडर केयरफुली सेलेक्ट द रिसीवर। यहाँ पर क्या है कि जो सेंडर है वो अपने कम्युनिकेशन को जिसके साथ में भी करना चाहता है, जिसके साथ में भी मैसेज को बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है, वहाँ पर वो 2 ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करेगा जिसके ऊपर उसको भरोसा भी होगा, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता है। किसी 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि कैसा उनका जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है। तो क्लस्टर चैन में क्या होता है, इसको मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से देखो, मान लो कि बहुत सारे पर्सन है संस्था के अंदर। ए क्या करेगा, मान लो ए के पास में कोई भी मैसेज है, वो क्या करेगा, अपने नियरेस्ट उसके आसपास में जो 2 पर्सन होंगे जिसके ऊपर उसको भरोसा भी है और जिसके साथ में वो शेयर भी करना चाहता है। मान लो ए के पास जो मैसेज है वो या तो बी को बोलेगा या तो एफ को बोलेगा। अब बी के पास में अगर कोई मैसेज है या तो वो सी को बोलेगा या तो वो ए को बोलेगा। ई के पास कोई मैसेज है या तो वो डी के साथ में शेयर करेगा या तो वो एफ के साथ में शेयर करेगा। तो जितने भी इंडिविजुअली जितने भी पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ही केयरफुल तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि हमें अपने मैसेज को किसके साथ में पहुंचाना है, किसके साथ में शेयर करना है। नाउ वी कैन से दैट कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे चैनल जो हमने डिस्कस किया है, उनमें से कौन से चैनल को डिसाइड करना है, कौन से चैनल का यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर्ड एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है उस इन्फॉर्मेशन का टाइप कैसा है, उसके हिसाब से ही चैनल का यूज़ किया जाता है, उसके हिसाब से ही चैनल का डिसाइड किया जाता है। हमें यहाँ पे क्लस्टर चैन का यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी चैन का यूज़ करना है, गॉसिप चैन का यूज़ करना है या फिर सिंगल चैन स्ट्रैंड का यूज़ करना है। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रकार कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अगर वो थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है या फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर एक नॉर्मल बात भी हो सकती है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए समझा था कि मंडे को ऑफ रहेगा ऑफिस। तो इस तरीके से डिपेंड करता है हमारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जैसा हमारी इन्फॉर्मेशन है हम उसी के हिसाब से चैनल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे डायरेक्शन पाए जाते हैं, बहुत सारे दिशा पाए जाते हैं। 1 बाय 1 सभी डायरेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फिर है अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये क्या है और इसमें एक वर्क कैसे करता है कम्युनिकेशन। जो हमारी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, यहाँ पर जो मैसेज होते हैं, जो भी ऑर्डर होते हैं, वो टॉप से लेकर यहाँ पे नीचे लोअर तक आते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये ए है, मान लो ये टॉप लेवल का कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। ये मिडिल लेवल का है और ये सबसे नीचे वाले मतलब कि लोअर लेवल के एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। जब हम बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पर क्या है, मान लो कोई भी जो मैसेज है या फिर रिक्वेस्ट है वो कैसे चलेगा, टॉप से लेके नीचे तक आएगा। मान लो ए जो है अपने मैसेज को या फिर अपने ऑर्डर को बी को देगा, मतलब कि मिडिल वाले मैनेजर को देगा, मिडिल लेवल पे जितने भी काम करे उनको। और जो मिडिल वाले हैं वो सबसे नीचे वाले को जाके कहेंगे कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। ये होता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें अपवर्ड की, तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। जहाँ पर जो हमारे प्रोसेस रहता है कम्युनिकेशन का, वो नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। किस तरीके से, देखो, upward communication is the process by which company employee communicate and share their thoughts and feedback with higher level management। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सबसे नीचे वाले जो स्तर पे जो काम करते हैं, जैसे हम एम्प्लॉय कहते हैं, उनके पास में कई बार बहुत सारे फीडबैक होते हैं, कई बार उनके पास में कोई भी विचार होता है, थॉट हो सकते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट हो सकते हैं। जब वो सबसे ऊपर वाले टॉप लेवल के मैनेजर को या फिर जो पर्सन है उनको बताना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अपवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो मैसेज है वो, मान लो जो ये सी है, ये सबसे नीचे वाले स्तर पे काम कर रहा है, ये क्या करेगा, अपने मैसेज को जाके बी को बता देगा कि हमारे पास में ये फीडबैक है या फिर ये रिक्वेस्ट है, हम बताना चाहते हैं, हमारी ये चीज़ पूरी कर दो। इस तरीके से रहता है। बी क्या करेगा, फिर वो टॉप लेवल के पास जाएगा और बता देगा कि एम्प्लॉय की ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी रिक्वेस्ट है, आप इनको कंप्लीट कर दो, ये उनके पास में फीडबैक है, थोड़ा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो है इस तरीके से वर्क करता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। 2 ही हमने डिस्कस किया। डाउनवर्ड, जहाँ पर जो मैसेज है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब कि ऊपर से लेके ऐसे नीचे की तरफ आएगा मैसेज। और जो हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर मैसेज इस तरीके से ऊपर जाता है, मतलब कि नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। ये होता है दोनों। नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल डायरेक्शन। In an organization, when people of the same level interact within or outside their department, it is called horizontal communication। मतलब कि संस्था के अंदर, जब संस्था बड़े लेवल पे काम करती है तो संस्था के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो संस्था के अंदर इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट जो है ये यहाँ पर सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट जो है ये रॉ मटेरियल लाने ले जाने का काम करते हैं कि किस तरीके से कच्चे माल को कहाँ से लाना है, कैसे लाना है।
हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम जो है वो डिफाइन होता है। जब बात आती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो यहाँ पर कैसे किया जाता है, मान लो ये जो डिपार्टमेंट है ये इस डिपार्टमेंट के साथ में किसी भी पर्सन के साथ में बातचीत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बेशक ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, ये अलग डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ये सेलिंग परचेजिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, दोनों का काम तो अलग अलग, बट कहीं ना कहीं का जो लेवल है वो सेम है, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स है, दोनों का अपना अलग अलग काम है। जब इस तरीके से दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कम्युनिकेशन का। मतलब कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका लेवल तो सेम ही है, बेशक काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो लेवल है वो सेम है। और जब दोनों डिपार्टमेंट्स के जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी मैनेजर्स हैं, वो आपस में जब बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पर यही लिखा गया है, जब सेम लेवल के जो पर्सन होते हैं या फिर सेम लेवल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में ऐसा रिलेशन रखा जाता है तो वो अच्छी बात होती है संस्था के लिए, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत रखते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कामकाज किया जाता है। ये जो कम्युनिकेशन है वो संस्था में बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प प्रोवाइड करती है। कैसे, जब उनको डिसीजन लेना हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यहाँ पर और यहाँ पर सेलिंग परचेजिंग वाले हैं, तो प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, जो सेलिंग परचेजिंग वाले हैं वो इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप इस तरीके से प्रोडक्शन करो, अगर हम ऐसा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जो सेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से एक दूसरे को ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारी राय करते हैं, राय विचार इनके चलते रहते हैं। तो एक इस तरीके से आपस में एक दूसरे को सहयोग देते रहते हैं, और दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन को लिया जाता है। इसी के साथ में यहाँ से क्या हो जाता है, इंटर डिपार्टमेंटल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इंटर डिपार्टमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब है दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इंट्रा का मतलब होता है, यहाँ पे इंटर लिखा हुआ है, इंटर का मतलब है दो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो कोऑर्डिनेट होकर चलता है, मतलब कि आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अगर हम इंट्रा डिपार्टमेंट की बात करें तो वो होता है जब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेशन अलग अलग तरीके से बना के रखा जा सके। इंट्रा का मतलब होता है अपने ही अंदर, और इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग। तो यहाँ पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखा जाता है। शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड न्यू आइडियाज़, यहाँ पर क्या है कि इन्फॉर्मेशन या फिर जो नए नए आइडिया है उसको आपस में शेयर किया जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को शेयर किया जाता है, जनरेट किया जाता है संस्था के गुडविल को, और क्रिएट करते हैं यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, उसको एक हेल्दी सा बनाते हैं। ये पूरा का पूरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में। अब समझते हैं कि डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। डायगोनल चैनल इज़ द मोस्ट डायरेक्ट शॉर्टेस्ट चैनल। अब देखो नाम से इसके जो यहाँ पे लिखा गया, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल चैनल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से काम करता है, मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म में ये काम करता है, जहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके पास में डायरेक्टली जाके बता दिया जाता है। यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर जो प्रोडक्शन इंजीनियर है वो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं सेल्स में या सर्विस डिपार्टमेंट के पास में, और मतलब कि आपस में जो इनका कामकाज होता है यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मेट नहीं होता है, कोई भी पहले से चीज़ों को डिसाइड नहीं किया जाता है। डायगोनल कम्युनिकेशन चलता है जहाँ पे जिससे जाके बोलना है डायरेक्टली जाके यहाँ पे बातचीत को शेयर कर लिया जाता है। जहाँ पर क्या होगा, जैसे कि प्रोडक्शन जो इंजीनियर है उनको क्या करना है, अपनी क्लाइंट के मतलब जो भी ग्राहक है, जो भी क्लाइंट है, उनकी फीडबैक को जानने के लिए वो डायरेक्टली क्या करेंगे, सेल या फिर सर्विस डिपार्टमेंट के पास में जाएंगे, वहाँ से सारी चीज़ों को चेक कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर कामकाज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिल्टरिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब जानकारी को एक तरीके से छाना जाता है, मतलब कि जब जानकारी जो इन्फॉर्मेशन उसको शिफ्टेड किया जाता है या फिर जब उसको विदहेल्ड किया जाता है उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारे रिसीवर होते हैं, द रिसीवर डज नॉट नीड टू नो द एंटायर ओरिजिनल मैसेज बट गेट्स जस्ट द फिल्टर्ड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या है, जो रिसीवर है वो पूरी तरीके से मैसेज को उसको जानने की जरूरत नहीं रहती है, वो क्या करता है सिर्फ फिल्टर करे हुए मैसेज को समझता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो जब आपके एग्जाम आते हैं तो आप क्या करते हो, आप जब आपके पास में बहुत सारा टाइम होता है आप पूरे लेसन को समझते हो, एक एक चीज़ों को समझ के चलते हो, लेकिन जैसे आपके एग्जाम आ जाते हो आप क्या करते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेते हो या फिर आप हाईलाइटेड पॉइंट को हाईलाइट करके फिर उस सारे पॉइंट को रिवाइज कर लेते हो ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए। ऐसा ही होता है। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, फिल्टरिंग के अंदर सारे मैसेज को नहीं देखा जाता है, सारे मैसेज को चेक नहीं किया जाता है, जो मेन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कामकाज वाले होते हैं, सिर्फ उन्हीं मैसेज को देख लिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है और जैसा भी कामकाज है उसको संभाल लिया जाता है। ये होता है फिल्टरिंग।
नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। यहाँ पे नाम से आपको पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। बहुत ही ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाते हैं वहाँ से मिसलीडिंग वाली चीज़ें आ जाती है, जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें भी का जो मैसेज है वो खोने का डर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाते हैं उससे हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके ऑल्सो फिल्टरिंग शुड बी बैलेंस। हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि मैसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करें, जिससे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट मैसेज को ही जान सकें और जो मैसेज होता है उनके बीच में एक संतुलन बना के रखा जा सके। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब सिर्फ यही है कि जब मैसेज को ओवरलोड कर दिया जाता है, बहुत सारे मैसेज को डाल दिया जाता है, जिससे इंपॉर्टेंट मैसेज का जो एक स्थान होता है वो कम हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से हमेशा बचने की ट्राई करनी चाहिए, बचने की कोशिश करना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स, नॉइस एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नॉइस को डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में शोर या फिर बाधा कहते हैं। नॉइज इज एन अनवांटेड साउंड कंसिडर्ड एज लाउड, अनप्लीजेंट और अनएक्सेप्टेबल टू हियर। शोर एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसी अनवांटेड साउंड है जिसे आप सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। वो बिल्कुल ही बहुत ही लाउड हो सकता है, बहुत ही तेज हो सकता है। अनप्लीजेंट मतलब कि जिसको आप सुनना पसंद नहीं करोगे। अनएक्सेप्टेबल जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे सुनने में। तो कोई भी ऐसी साउंड जो कि आपको सुनाई दे रहा है और उसको सुनना आपको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब कि आप नहीं चाहते उस शोर को सुनना, उस आवाज़ को सुनना, तो जिस आवाज़ को आप नहीं सुनना चाहते हो या फिर वो जो आवाज़ है, वो जो साउंड है, वो बिल्कुल इस तरीके से है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हो आप, तो उसको हम क्या कह देते हैं, शोर या फिर बाधा कह देते हैं। तो ये जो वर्ड है जैसे कि नॉइज़, ये सिर्फ इतना नहीं है कि हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक ही है। ये जो है जिसको हम नाम देते हैं नॉइज़ का, इसका जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि जो नॉइज़ है, जो शोर है, वो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। फिजिकल साउंड भी होते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर भी हो सकता है, मतलब कि फिजिकल नॉइज़ भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सिमांटिक भी होते हैं। तो वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता चल पाएगा कि जो शोर होता है वो कितने प्रकार से अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मतलब कि कोई संस्था के अंदर जो कौन कौन सी बाधाएं आ जाती है। अब जैसे कि देखो, वर्क प्लेस पे, मतलब कि जहाँ पर कामकाज किया जाता है, जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो बाउंड रहते हैं अपने कुछ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर। मतलब कि कहीं पे भी अगर हम जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर हम काम करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अथॉरिटी दी जाती है, मतलब कि अधिकार दी जाती है, और कुछ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ऐसा ही होता है। तो सभी एम्प्लॉयज़ जो है अपने जिम्मेदारियों से और अपने अधिकारों से बंधे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एट द स्ट्रक्चर इज इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टीज। यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी ये संरचना होती है संगठन के अंदर, वो किसी कामकाज के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। संचार का जो प्रवाह होता है, इसमें जितने भी पक्ष जो है वो शामिल होते हैं, उन सभी की जो व्यावसायिक क्षमता है या फिर उनकी जो नीड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और यही सारी जो चीज़ें हैं अगर गलत तरीके से होने लग जाए तो वो हमारे यहाँ पर नॉइज़ या फिर बैरियर को यहाँ पर क्रिएट कर देती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या हो गया कि जितने भी संस्था के अंदर एम्प्लॉय है, उन सभी को जब अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और जब उनका पालन सही तरीके से नहीं किया जाता है, तो वहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं, और उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल नॉइज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइक का मतलब होता है माइंड। तो कुछ ऐसे बैरियर होते हैं जो कि हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर जो हमारे इमोशनल स्टेट को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, वहाँ से जो प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई भी जो कि एम्प्लॉय है, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो मैनेजर है वो उनको बहुत सारा ऐसा काम दे देते हैं जिससे जो एम्प्लॉय है वहाँ काम में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। जैसे कि कई बार होता है ऐसा कि मान लो उनको कुछ ऐसा काम पकड़ा दिया जो कि एम्प्लॉय जो है करना नहीं चाहते हैं, बट वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको दबाव में आके करना ही पड़ेगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि उनको दबाव में करने पड़ते हैं, जो उनका मन नहीं है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है, तब भी उनको करना पड़ रहा है। तो इन सारे कामों की वजह से क्या हो जाता है, जो एम्प्लॉय है वो मेंटली या फिर जो इमोशनल स्टेट है उससे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो वहाँ से जो बाधा क्रिएट होने लग जाता है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद में नेक्स्ट है कल्चर, जैसे कि जो हमारी सांस्कृतिक बाधाएं होती है वहाँ उसको हम बोलते हैं कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर कैन डेवलप व्हेन वर्कर्स हैव डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज। जब श्रमिक जो है, श्रमिक की जो मूल भाषा है, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, वो जब अलग अलग हो जाते हैं तो वहाँ से हमारी सांस्कृतिक बाधा जो है वो उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे कि
हम जो है जितने भी पर्सन हैं हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक समूह से संबंध होते हैं। सभी की अपनी अपनी एक पहचान रहती है, आइडेंटिटीज़ रहती है, सबकी अपनी एक लैंग्वेज है, एक खाने पीने की एक आदत है, एक ड्रेस कोड अलग रहता है। जो हमारा सोशल पैटर्न है हमारे बिहेवियर का, वो अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे कि देखो, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट का रहन सहन अलग है, दूसरे स्टेट का अलग रहता है। तो एक वर्क प्लेस पे तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई इस वर्क प्लेस पे सिर्फ इसी स्टेट के काम करेंगे पर्सन। भाई जब काम किया जा रहा है तो वहाँ पे तो हम उनके स्किल को देखते हैं कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, स्किल है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है। तो वहाँ पर हम स्टेट को लेके तो कुछ कह नहीं सकते कि एक ही स्टेट के सारे पर्सन होने चाहिए। तो जब अलग अलग स्टेट के पर्सन वहाँ पे काम करते हैं तो सभी की जो एक सामाजिक, जो एक सोशल उनका रहन सहन है, वो बिल्कुल ही अलग अलग पाया जाता है। तो जब इतने सारे डिफरेंसेस रहेंगे वहाँ पे, तो कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम वहाँ को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो सबका अपना अपना एक आदत है, एक बोलने का एक टोन भी अलग हो जाता है, लैंग्वेज भी अलग हो जाता है, हमारे एक ड्रेस कोड, मतलब पहनने का, खाने का, सारी एक चीज़ का जो हमारा आदत होता है वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, उसके हिसाब से ही हो जाता है। लेकिन जब हम एक वर्क प्लेस पे जाके साथ में काम करते हैं और सभी की अपनी अपनी एक रहन सहन है, खाने पीने की आदत है, बोलने का तरीका है, तो वहाँ से कई बार कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। उसी को बोलते हैं हम कल्चर बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स भाषा संबंधी बाधाएं। अ लैंग्वेज बैरियर इन एनी लिंग्विस्टिक लिमिटेशन दैट क्रिएट कन्फ्यूजन और प्रिवेंट्स कॉम्प्रीहेंशन। मीन्स भाषा अवरोध कोई भी एक भाषा से संबंधित एक सीमा है जो कि कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, कई बार जो है एक भ्रम पैदा कर देती है, जो कि समझने में बाधा डालती है। इसी को बोलते हैं हम भाषा संबंधी बाधाएं। जैसे कि मान लो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कल्चर के बारे में, सेम उसी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट है ये। जैसे कि अलग अलग जगह से जब आदमी एक जगह काम करते हैं तो सभी की अपनी अपनी एक लैंग्वेज है, सभी जो है किसी न किसी नेटिव से रिलेट करते हैं, सभी का अपना एक नेटिव लैंग्वेज है। तो सभी को अपनी भाषा के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज रहता है और कहीं ना कहीं उनके जो एक टोन है या उनका बोलने का जो तरीका है वो उनकी लैंग्वेज से रिलेट करता है। तो जब एक वर्क प्लेस पे अलग अलग तरह के आदमी रहते हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर अलग अलग नेशन से, अलग अलग देश से जब रिलेट करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपस में वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हैं। और जब सच में ऐसा होता है तो वहाँ से हमारी भाषा संबंधी बाधाएं आने लग जाती है। अब एक देश के अंदर तो ऐसी प्रॉब्लम शायद ही आती है क्योंकि हमारी एक लैंग्वेज हिंदी है जो कि सभी को पता रहता है, तो सब समझ जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि इंडिया की कोई कंपनी है, वो दूसरे देश की किसी कंपनी के साथ में काम कर रही है, उनकी लैंग्वेज अलग है क्योंकि वो दूसरा देश है, तो उनकी लैंग्वेज अलग होगी, हमारी अलग है। तो जब इन दोनों देशों के बीच में कामकाज किया जाएगा तो यहाँ पर मेन भाषा से संबंधित प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि उनको हमारी लैंग्वेज के बारे में सही तरीके से नॉलेज नहीं हो सकता है या फिर हमें उनके बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में अच्छे तरीके से नहीं पता होता है। लेकिन जब बिजनेस किया जा रहा है, जब कामकाज किया जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, बार बार आपस में बातचीत करनी पड़ती है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जब समझ ही नहीं रहेगा अच्छे तरीके से, जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम क्या बोले, किस तरीके से बोले, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट बात है या फिर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहते हैं, डाटा रहते हैं, वो भी आपस में शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहीं से हमारी जो भाषा से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है। जो हमारी भाषा से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर, जिसको हिंदी में भाषाई बाधा कही जाती है। नेक्स्ट, सिमांटिक प्रॉब्लम्स, शब्दार्थ संबंधित समस्याएं। सिमांटिक प्रॉब्लम्स आर इशू दैट अराइज व्हेन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस इज अनक्लियर। जो हमारे शब्द से संबंधित समस्याएं, वो प्रॉब्लम है वो तब उत्पन्न होती है जब किसी शब्द के बारे में, किसी वर्ड, किसी फ्रेज या किसी सेंटेंस में जो वर्ड है या फिर जो मीनिंग है उसका वो अनक्लियर रहता है या फिर अस्पष्ट रहता है। उसको बोलते हैं सिमांटिक प्रॉब्लम। मतलब कि सिंपल मीनिंग इसका यही है कि जब आप कुछ भी बात बोल रहे हो, कोई भी वर्ड बोला आपने, कोई भी आपने फ्रेज बोल दिया, कोई भी आपने सेंटेंस बोल दिया और वो सामने वाले के लिए अनक्लियर है, वो उसको समझ नहीं पा रहा है कि आपका मीनिंग क्या है या आप उससे क्या शेयर कर रहे हो, उसका मीनिंग क्या है, इंटेंशन क्या है आपका। जब वो चीज़ें वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाती है तो उसको बोलते हैं सिमांटिक प्रॉब्लम। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा कि मुझे सोना चाहिए। अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि मुझे अब सोना चाहिए, मतलब कि स्लीप करना चाहिए, अब सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। एक दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि मुझे गोल्ड चाहिए। तो दोनों का क्या है, सेंटेंस तो हम यही बोलेंगे मुझे सोना चाहिए, लेकिन दोनों का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, लेकिन जो हमारे बिजनेस के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कि सामने वाला समझ नहीं पाता है, जो कि सामने वाले के लिए अनक्लियर हो जाता है। तो वहाँ से जो प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं उसको बोलते हैं सिमांटिक प्रॉब्लम। तो यहीं से बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है और यही बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डिकोडिंग, मतलब कि डिकोडिंग से रिलेटेड जब समस्याएं आने लग जाती हैं तो वो भी एक बाधा बन जाती है। वंस द मैसेज इज रिसीव्ड इट्स डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन डिपेंड ऑन अ मैनी फैक्टर। जब एक बार जो मैसेज है जब वो रिसीव हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो उसकी जो डिकोडिंग है या फिर जो उसकी जो व्याख्या की जा रही है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। किसी भी मैसेज को शेयर करना या उसकी सही ढंग से समझना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज अंडरस्टैंडिंग द लिंग्विस्टिक कोड्स यूज बाय द सेंडर। तो सेंडर के द्वारा जो मैसेज को भेजा जा रहा है वो भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा मैसेज को शेयर करना या फिर उसको समझना है। मतलब कि दोनों का इंपॉर्टेंस बिल्कुल ही बराबर है। जैसे आप मैसेज को भेज रहे हो, अच्छे तरीके से समझ रहे हो, ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी लिंग्विस्टिक कोड है वो सेंडर के द्वारा किस तरीके से समझी जा रही है या फिर यूज़ किया जा रहा है। कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमने सही तरीके से गैप नहीं दिया, उससे क्या हो जाता है कि जो बीच बीच में जो गलत तरीके से भर दिया है तो वहाँ से क्या हो जाता है उसका जो ट्रांसमिशन है वो कुछ अर्थ खो जाते हैं या फिर अधूरे हो सकते हैं। मैसेज को गलत तरीके से लिख दिया तो वो ये सारे जो है मिसकम्युनिकेशन को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, डिकोडिंग की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया या फिर रिस्पॉन्स या फिर उसका उत्तर या फिर रिप्लाई कह लो। ये जो होता है इसका मीनिंग सिंपल यही है कि जैसे कि सेंडर ने कोई मैसेज भेजा और जब रिसीवर उसको लेकर कोई रिस्पांस देता है, कोई रिप्लाई करता है, जवाब देता है, उसको बोलते हैं हम फीडबैक। तो फीडबैक क्या हो जाता है, फीडबैक ही है जो मैसेज को क्लियर करता है। एक तरीके से फीडबैक से ही पता चल पाता है कि जो रिसीवर है उसको मैसेज सही तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर रिसीवर को क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें जो है वो फीडबैक से ही क्लियर होता है। तो फीडबैक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वहीं से मैसेज के सक्सेसफुल होने का पता चलता है। जैसे कि आपने कोई मैसेज भेजा किसी को और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ गया तो आपको पता चल जाता है कि हाँ सामने वाले को समझ में आया कि नहीं आया या फिर उसको कोई दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें फीडबैक के थ्रू क्लियर हो जाता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि फीडबैक में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाए, कुछ ऐसी बात कह दी जिससे हमें लगता है कि हमारा जो मैसेज है वो सही तरीके से नहीं गया या फिर हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, टू मेक द फीडबैक ट्रूली सक्सेसफुली द सेंडर शुड ओपनली एक्सेप्ट फीडबैक एंड रिस्पॉन्स पॉजिटिवली। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें फीडबैक के अंदर जितने भी प्रॉब्लम आते हैं अगर हम उसको हमें दूर करना है या फिर अपने फीडबैक को सक्सेसफुल बनाना है तो हमेशा जो सेंडर है उसको बिल्कुल खुले तौर पर अपने फीडबैक को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर रिसीवर कोई शिकायत कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम अपनी बता रहा है तो सेंडर को हमेशा उसके साथ में अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, एक सही तरीके से पॉजिटिव तरीके से उनका आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट फिर अब ट्रांसमिशन लॉसेस इसको बोलते हैं। जैसे कि ट्रांसमिशन लॉसेस का मतलब होता है कि आम पर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको रोका नहीं जा सकता है। कई बार क्या हो जाता है कि जो हमारे सेंडर होते हैं वो संदेश के एक हिस्से को सही तरीके से एनकोड करने में विफल हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ पर जो है वो सेंडर सही तरीके से मैसेज को नहीं भेज पाते हैं, मतलब कि वो वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। या फिर जो हमारे जो रिसीवर है उसकी जो व्यक्तिपरक एक धारणा है जो उसने पहले से सोच समझ रखा है उससे भी उसको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि भाषा जो है हमारी जो लैंग्वेज है वही एक लिमिटेशन बन जाती है। सीधे या सरल शब्दों में हमेशा अपने भाषा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस वजह से यूज़ ऑफ सिंपल एंड डायरेक्ट वर्ड्स कैन हेल्प रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस। तो अगर हमें अपने ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करना है या फिर ख़त्म करना है तो हमेशा सिंपल से सिंपल और डायरेक्ट वर्ड का यूज़ करना है। और अगर लगता है कि कोई भी डाउट है रिसीवर के द्वारा आया है या फिर सेंडर के द्वारा भी आया है तो किसी भी संदेश को अगर रिसीवर के द्वारा उसको तुरंत ही क्लियर कर देना चाहिए। तो ट्रांसमिशन लॉसेस का मतलब भी मेन यही है कि आपको बहुत सारे जो जैसे कि बीच में प्रॉब्लम देखने को मिला उससे क्या है कि आपके मैसेज का जो एक गुण है या फिर आपका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो देता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस। तो हमेशा ट्रांसमिशन लॉसेस को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा सिंपल वर्ड का यूज़ करो, डायरेक्ट वर्ड का यूज़ करें और बहुत सारे अगर प्रॉब्लम बीच में आ भी रहे हैं तो आपस में बातचीत करके कम्युनिकेशन करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। तभी आपका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। इन स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन वी विल अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। कैसे, देखो यहाँ पर हम दो तरीके से प्रेजेंटेशन को सीखेंगे। एक तो तब जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब कि आमने सामने बातचीत करते हैं, तब हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से या किस प्रकार से होना चाहिए। और जब हम रिटर्न में या फिर लिखित तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तब हमारी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए। तो ऐसे हम दो तरीके से प्रेजेंटेशन को यहाँ पर समझेंगे। तो जितने भी मैसेज है वो हमेशा फ्रेम्ड में होना चाहिए, बिल्कुल ही मैनर्स में होना चाहिए, जो हमारी कॉन्टेक्स्ट है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
जब हम मौखिक संचार करते हैं, जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें हमेशा क्या करना है, जो हमारे संदेश के जो मौखिक घटक है, जो हमारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं, जितने भी फीचर्स आते हैं, जितने भी चीज़ें आते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी लैंग्वेज आती है, कि हमारी शारीरिक जो हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो हमारी किस किस तरीके से एक्सप्रेशन आते हैं, कैसी टोन होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, जो हमारे वर्बल कंपोनेंट होते हैं मेनली, उनको ध्यान में रखना है। हमेशा ध्यान से सुनना है, अटेंटिव होना है, मतलब कि एक अटेंटिव लिसनर की तरह काम करना है। ओपन रिस्पॉन्स करना है, ओपन रिस्पॉन्स टू फीडबैक, मतलब फीडबैक को लेकर हमेशा ओपन तरीके से रिस्पॉन्स देना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से बता रहे हैं कि हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर हमें अपने बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, अपने टोन का ध्यान रखना है, अपने एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है, हमेशा अटेंटिव होकर सुनना है, हमेशा फीडबैक देना है, ओपन तरीके से देना है, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी ऐसी चीज़ें को यूज़ करे हुए, ना कोई ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जहाँ से सामने वाले को कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ओरल कम्युनिकेशन के प्रेजेंटेशन के अंदर में ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सिमिलरली कि जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन है उसके अंदर हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो शुड बी इन सिंपल और क्लियर लैंग्वेज। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर ये कि जो आपका रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जब हम रिटन कर रहे हैं, मतलब कि लिख के भेज रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें अपने लैंग्वेज को, अपने राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखना है, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना है। कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है या फिर कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखना, कोई भी ऐसे सेंटेंस का यूज़ नहीं करना है जिसका कुछ और मीनिंग हो सकता है या फिर जो हमारे मैसेज का जो स्वरूप है उसको ख़राब कर दे, या फिर जो हम बताना चाहते हैं वो सामने वाला समझ में उसको नहीं आ रहा है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को हमें अवॉइड करना है, इन सारी चीज़ों से बचना है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। साथ ही आपको क्या करना है कि बातचीत ऐसी रखनी है कि सामने वाले की जो पॉलिसीज़ है या फिर सामने वाले की जो पब्लिक रिएक्शन है, रिलेशन है, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये सारी की चीज़ें जो है जो आपकी छवि को दर्शाते हैं, आपका जो इमेज है उसको प्रेजेंट करता है। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी आपको ऐसे कम्युनिकेट करना है, ऐसी बातचीत करना है कि सामने वाले के ऊपर आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा बना रहे, आपका मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि सामने वाला भी तुरंत उसको रिस्पॉन्स देना चाहे। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन के बारे में। अब समझते हैं कि फिजिकल बैरियर क्या होता है, जिसे हम फिजिकल मतलब कि भौतिक शोर कहते हैं। तो जो हमारी फिजिकल नॉइज़ है या फिर जो फिजिकल साउंड है ये भी हमारे एक मेजर बैरियर बन जाते हैं हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। फिजिकल बैरियर कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, मतलब कि इसको आप इन्वायरमेंटल बैरियर भी कह सकते हो। ये हमेशा बहुत ही नेचुरल होता है या फिर टेक्निकल भी हो सकता है। जो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि टॉकिंग इन द बैकग्राउंड, कि आप बातचीत कर रहे हो किसी से और आपके पीछे से बहुत सारा शोर आ रहा है, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक बज रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली शोर है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिल जाती है जिसको हम फिजिकल बैरियर में इंक्लूड करते हैं और इसी को हम इन्वायरमेंटल बैरियर भी कहते हैं। हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, संचार को प्रभावी कैसे बनाएं। तो संचार के अंदर, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। अगर आप उन पे ध्यान देते हो या फिर उनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो हमेशा ही इफेक्टिव बना रहेगा। तो उन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिसके हेल्प से हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। माइंड, तो माइंड के हेल्प से आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। द माइंड ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ द एक्चुअल सीट ऑफ एक्शन, एज दिस इज़ वेयर द कम्युनिकेशन साइकिल बिगिंस एंड एंड्स। जो हमारी माइंड है, जो हमारा मन है, जो हमारा दिमाग है, वो एक ऐसा चीज़ है जिसको हम सीट ऑफ एक्शन बोलते हैं। सीट ऑफ एक्शन कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एक्शन है उसका यहाँ पर सीट माना जाता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको स्टार्ट करने वाला कौन होता है, हमारा माइंड होता है। तो हमारा माइंड ही जो है वो कम्युनिकेशन साइकिल को बिगिन करता है, मतलब कि शुरू भी वही करता है और एंड भी वही करता है। तो इस वजह से आप अपने माइंड को अगर सही तरीके से यूज़ करते हो, जैसे कि मान लो आपने मैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, आपने लैंग्वेज का ध्यान रखा, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से वर्ड्स को लिखा या फिर बोला, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड का सही तरीके से यूज़ करके तब आपने कम्युनिकेशन किया है। तो वहाँ से आपका जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा ही इफेक्टिव बना रहेगा, क्योंकि आपने हर चीज़ को सोच समझ के किया है। तो माइंड हमारे एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जिसके हेल्प से कम्युनिकेशन हमेशा ही इफेक्टिव बना रहता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी पर्सन ने मैसेज तो भेज दिया लेकिन उसने अपना माइंड नहीं लगाया, अपना दिमाग नहीं लगाया, उसने मैसेज को सही तरीके से लिखा नहीं, या फिर उसने लिखते समय बहुत सारी मिस्टेक कर दिया, बहुत सारे वर्ड ऐसे बोल दिए जो कि सामने वाला कंफ्यूज हो रहा है कि इसका मतलब क्या है।
है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि उस पर्सन ने माइंड का सही तरीके से यूज़ नहीं किया, इस वजह से उसका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं बना। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैसेज को भेजना है। हमेशा जो आपका एटीट्यूड है बोलने का, समझने का, या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करना है। इसी के साथ में आपको आपका जो सेंस ऑफ टाइम है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सही तरीके से बोलना है, सही टाइम पे बोलना है। आपकी जो थॉट है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है कि जब आपने मैसेज को भेजा रिसीवर तक तो किसके हेल्प से आपने भेजा, मतलब कि किस माध्यम का आपने यूज़ किया, उसको बोलते हैं मीडियम। जैसे कि अगर आपने ओरल कम्युनिकेशन किया तो मान लो फेस टू फेस किया, तो वहाँ पर हमने फेस टू फेस बोला तो हमारे लिए मीडियम वही बन जाता है। जब हमने रिटर्न कम्युनिकेशन किया तो मान लो आपने ईमेल भेजा तो वो ईमेल आपका मीडियम बन जाता है। अगर आपने रिकॉर्डिंग करके भेजा तो वो रिकॉर्डिंग हो जाता है। अगर आपने टाइप करके भेजा तो आपने किस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ का यूज़ करके रिसीवर तक मैसेज को पहुँचा देते हो वो कहलाता है मीडियम। तो मीडियम का हमेशा आपको ध्यान में रखना है, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। मीडियम को बहुत ही ऐसे रखना है जिससे रिसीवर के पास में मैसेज टाइम पे भी पहुंच जाए और उसकी वो जो डिकोडिंग करेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। तो ऐसा एक सही तरीके से मीडियम का भी हमेशा यूज़ करना है और एक सही मीडियम का ही हमेशा चुनाव करना है। लास्ट है मैसेज। आपका मैसेज अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है तो बी केयरफुल इन प्रिपेयरिंग योर मैसेज। अपने मैसेज को प्रिपेयर करते टाइम पे आपको हमेशा केयरफुल रहना है, सावधानी तरीके से, बिना कोई मिस्टेक करे हुए, बिना कोई गलती करे हुए आपको अपने मैसेज को प्रिपेयर करना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि रिसीवर क्या चाहता है, रिसीवर के पास में जो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है या फिर उसको क्या बात जो है उनके लिए आवश्यक हो सकता है, इंपॉर्टेंस हो सकता है, सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा अपने मैसेज को तैयार करना है। और हो सके तो कम से कम एरर रखना, ना के बराबर एरर रखना है। अपने मैसेज को हमेशा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करना है। तो मैसेज के बारे में कहा गया है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो मैसेज है वो रेलेवेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाली होनी चाहिए, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। इस तरीके से आपके मैसेज के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके से फीचर होने चाहिए। ये पूरा लेसन था आपका और इसी के साथ में ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, जिससे हम अपनी नेक्स्ट क्लास को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है और इसकी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप इस टेलीग्राम पे जाके, ये जो हमारा टेलीग्राम का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करते हो तो आपको हमारा टेलीग्राम सबसे ऊपर ही आ जाएगा। वहाँ पर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और जितने भी PDF है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं प्रोवाइड करती हूँ वो सभी आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो हमारे साथ में इस टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ जाना। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।